बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने कल्चर की बात की, उस पर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है और वीक कल्चर क्या होता है। देन हमने दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात स्टार्ट की, जिसमें एक एस्पेक्ट को हमने कवर किया और वो रिलेट करता है हमारा कि कल्चर कैसे क्रिएट होता है, और दूसरा एस्पेक्ट उसका था हाउ इट कॉन्टीन्यूस। सो हाउ द कल्चर इज़ क्रिएटेड, हमने उस एस्पेक्ट को तो यहाँ पर कवर कर लिया। अभी के लेक्चर में हम बात करते हैं कि हाउ द कल्चर इज़ कॉन्टीन्यूड। सो देखते हैं कि हाउ एम्प्लॉयज़ लर्न अबाउट कल्चर। सो एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है फॉर लर्निंग ऑफ कल्चर। सो मोस्ट कॉमन वेज एंड मीन्स में हम बात करेंगे स्टोरीज़ क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, मटीरियल सिम्बल्स क्या होते हैं, एंड देन हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर। सो पहली बात हमारी बनी क्या, स्टोरीज़। व्हाट आर दीज स्टोरीज? स्टोरी जैसे हम कॉमन वर्ड्स में बात करते हैं, जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, कहानियाँ। अब ये कहानियाँ हमें क्या करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं। सो देयर आर सर्टन स्टोरीज विच हैज़ अ पर्पस बिहाइंड देम, और उनका कोई नरेटिव होता है, वो किसी सिग्निफिकेंट इवेंट को बता रही होती हैं या लोगों को बता रही होती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टोरीज़ को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द कल्चर और इवन कंटिन्यू द कल्चर। इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज़ जो टिपिकली बताई जाती हैं, ये कंटेन करती हैं एक नरेटिव ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और पीपल, इंक्लूडिंग सच थिंग्स एज द ऑर्गेनाइजेशंस founders, rule breaking, reactions to past mistakes and so forth। चलें जी, मैं एक सक्सेस कहानी बताता हूँ आपको जी। ऑर्गेनाइजेशन जब बिल्ड हुई या फॉर्मेशन में आई तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या थे, वो बहुत कम थे। अब इन रिसोर्सेज के ऊपर वी हैड अ टीम विच वॉज डेवलप्ड, और ऑर्गेनाइजेशन के पास एट टाइम पैसे भी नहीं थे कि उस टीम को पूरी तरह से सैलरी पे कर सके, लेकिन दे वर कमिटेड टू द कॉज, और उन्होंने काम जारी रखा इवन देन कि उनको सैलरी पूरी नहीं थी मिल रही, बट द होप ऑफ द मैनेजमेंट कि हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, एंड देन यू विल गेट दैट रिवॉर्ड। और आज 10 साल बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस इज़ द मोस्ट रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, और वो लोग जिन्होंने, ये मोस्ट रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी उस वक्त, दे आर पार्ट ऑफ द डायरेक्टर फैमिली। उनमें से जो लोग हैं आज उस कंपनी के स्टॉक ओनर्स में हैं, एंड दे आर गेटिंग द मैक्सिमम डिविडेंड एंड बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। तो ये मैंने एक कहानी आपके लिए बनाई। अभी एक सक्सेस स्टोरी की क्या बताती है कि दोज who will feel for the organization and work harder will get more reward for that। यहाँ पे एक एग्जांपल 3M के हवाले से भी दी गई हुई है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। दूसरा जो एस्पेक्ट आपको कंटिन्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आता है वो है रिचुअल्स। यहाँ पे हम अगर इसको लफ्ज़ी तौर पे कहें तो हमारे पास रिचुअल्स के मानी आते हैं जो कि हम त्यौहार मनाते हैं। जैसे फेसबुक की एक एग्जांपल हमारे पास है कि अर्ली डेज जब फेसबुक के थे तो फाउंडर मार्क ज़करबर्ग और ये बेसिकली आर्टिस्ट पेंट अ mural at company headquarters showing children taking over the world with laptops. So also he would end employee meetings by pumping his fist in the air and leading employees in a chant of domination। अब देखें दो आपको चीज़ें नज़र आई, एक तो ये कि शेयरिंग ऑफ अ समथिंग के जिसमें आपको नज़र आए कि पीपल आर यूजिंग गैजेट्स। दूसरी चीज़ नज़र आई दैट इज़ आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को और एक गपशप क्रिएट कर रहे हो, एक चिट चैट क्रिएट कर रहे हो ऑफ द डोमिनेशन की। So although the cheering rituals was intended to be something simply fun, other company executives suggested
that he drop it because it made him seem silly, and they feared that competitors might cite it as evidence of monopolistic goals. So लेकिन उस रिचुअल की एक जो इम्प्रेशन था towards the competitor वो क्या गया. So that's the power that rituals can have in shaping what employee believe is important. Just take example of a reward. मैं इसको एक छोटा सा आपकी एग्जांपल क्रिएट करता हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशन से चलें हट के है. मैं इसको क्लासरूम एग्जांपल बनाता हूँ और फिर ऑर्गेनाइजेशन पे ले आऊँगा. फॉर जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ टीचर हु इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम, एंड व्हेन एवर ही और शी फाइंड समवन गिविंग अ गुड आंसर, तो वो अपने बैग में से एक स्वीट निकालती है और वो बच्चे को दे देती है. सो दिस रिचुअल कि एनी टाइम व्हेन एवर एन इंडिविजुअल आंसर्स करेक्टली और वो डोमिनेटली अपना शेयर कर रहा होता है तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे. तो ये रिचुअल क्या है, लोगों को कंपैटिटिव बनाता है एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी विलिंग टू आंसर दैट. इसी जो क्लासरूम एग्जांपल है इसको अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लीड करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ और उसमें रिवॉर्ड्स देती हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेहतर होने के चांसेस भी निस्बतन ज़्यादा हो सकते हैं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो एक सिग्निफिकेंट रोल नज़र आता है जब आप एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं, बिहेवियरल आउटकम्स अगर आप चाह रहे होते हैं. देन थर्ड के ऊपर हम बात करते हैं मटेरियल आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स. ये दीवारें ऑर्गेनाइजेशन में क्या हैसियत रखती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फर्नीचर क्या हैसियत रखता है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द मटेरियल आर्टिफैक्ट्स और कुछ चीज़ें जो कि हमारे लिए एक सिंबॉलिक मीनिंग रखती हैं. जब आप किसी भी बिज़नेस में एंटर होते हैं तो क्या आपको कोई एक ऐसी फीलिंग आती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिज़नेस का एनवायरनमेंट कैसे है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मटेरियल सिंबल्स की, कि ड्रेसिंग को ले लेते हैं. डज ड्रेसिंग ऑफ द एम्प्लॉय सीम्स फॉर्मल, डज होल ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच इज़ क्रिएटेड वो फॉर्मल है या कैजुअल है, वो फन टाइप लग रहा है, वो सीरियस इन्वायरमेंट है, या देयर आर मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस जो कि आप इस इन्वायरमेंट को दे सकते हैं. ये रिएक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं पावर ऑफ ऑल मटेरियल सिंबल्स या आर्टिफैक्ट्स इन क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनालिटी. सो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनालिटी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो परसेप्शन है वो किसी इंडिविजुअल को किस तरह से महसूस की जा रही है. उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, बेसिकली लेआउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटीज़ के वहाँ पर ओवरऑल फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की ड्रेसिंग क्या है, जो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपनी टॉप मैनेजमेंट को, वो किस किस्म के हैं, एंड देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट अदर फैसिलिटीज़. ये तमाम एग्जांपल्स बनती हैं. जैसे हमारे पास अदर फैसिलिटीज़ में सेल फोन्स आ जाते हैं या बैग्स, इक्विपमेंट जो कि या कंप्यूटर्स जो कि किसी भी एम्प्लॉय के यूजेज में नज़र आते हैं. सो ये तमाम की तमाम चीज़ें एक एग्जांपल क्रिएट करती हैं ऑफ द मटेरियल सिंबल्स. अदर थिंग्स इंक्लूडेड अगर हम बात करें तो वो साइज़ ऑफ द ऑफिस है, एलिगेंस जो आपको फर्निशिंग की नज़र आ रही है, देन एग्जेक्टिव किस तरह के नज़र आ रहे हैं, देन पर्क्स क्या अनाउंस किए जाते हैं, एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स अदर क्या हैं, लाइक फिटनेस सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऑन साइट डाइनिंग फैसिलिटी है, कोई रिजर्व पार्किंग स्पेसेस हैं, एट्सेट्रा. ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं एक सिंबल क्रिएट करती हैं किसी भी वर्क एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो अगर हम इसको यहीं पे कंक्लूड करने की बात करते हैं तो मटेरियल सिंबल्स बुनियादी तौर पे कन्वे करते हैं कि एम्प्लॉइज़ हु आर इम्पॉर्टेंट टू देम एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ बिहेवियर्स दैट आर एक्सपेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट. सो जैसे हमने इसी चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर्स की बात की थी, उसी को अगर लेकर चलें थे, जैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, एम्प्लॉइज़ जो हैं अथॉरिटेरियन हैं, पार्टिसिपेटिव हैं या इंडिविजुअलिस्टिक हैं. सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जो मटेरियल सिंबल से हम डिराइव कर सकते हैं और वही मैसेज फर्दर लोगों को कन्वे होता हुआ नज़र आता है. सो बाय यूजिंग द मटेरियल आर्टिफैक्ट एंड सिंबल्स हम ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इसमें लास्ट एस्पेक्ट नज़र आता है वो किसका है जी, दैट इज़ ऑफ लैंग्वेज.
और लैंग्वेज के हवाले से मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिट्स जिनसे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ लैंग्वेज एज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड यूनाइट मेंबर्स ऑफ अ कल्चर। जैसे हमारे पास जो लैंग्वेज है उसका एक यूटिलाइजेशन है, जैसे स्पेसिफिक टू द फील्ड आपको लैंग्वेज नज़र आती है। जैसे आईटी की एक अलग लैंग्वेज है, जो बिज़नेस हम पढ़ रहे हैं या कर रहे होते हैं उसकी एक अलग लैंग्वेज आपको नज़र आती है, इंजीनियरिंग की एक अलग लैंग्वेज नज़र आती है। सो बाय लर्निंग द स्पेसिफिक लैंग्वेज मेंबर जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस जनरेट करवा रहे होते हैं उस स्पेसिफिक कल्चर में, और अगर वो अपने आप को मोल्ड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक कल्चर और स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को उस स्पेसिफिक कल्चर का हिस्सा बनाने को तैयार हैं। सो ओवर टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेवलप करती हैं यूनिक टर्म्स टू डिस्क्राइब द इक्विपमेंट, की पर्सनल्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इट्स बिजनेसेस। जैसे हम यूज़ करते हैं एक वर्ड जार्गन का, जो स्पेसिफिक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जैसे FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, KSA, तो KSA माइट बी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर वन इंडिविजुअल, फॉर एनी इंडिविजुअल हु इज़ ऑफ HR, तो उसके लिए KSA stands for knowledge, skills and abilities. So these are the jargons which are specifically developed for specific sectors. So न्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रीक्वेंटली इन जार्गन्स को, एक्रोनिम्स को यूज़ करते हैं, और आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स पार्ट ऑफ एवरी डे लैंग्वेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। सो वंस इट इज़ लर्न, ये लैंग्वेज हमें हेल्प करती है कि हम एक बॉन्ड क्रिएट कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। लास्ट टॉपिक हमारे इस लेक्चर के हवाले से जो बनता है वो हाउ कल्चर अफेक्ट्स द मैनेजर्स, यानी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये कल्चर किस तरह से इफेक्ट करता है। एग्जिबिट 3.9 को यूज़ करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो मैनेजर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं। पहली चीज़, मैनेजर के डिसीजंस आइदर प्लानिंग से रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग से, लीडिंग से या कंट्रोलिंग से रिलेट कर रहे होते हैं। सो हाउ कल्चर इज़ इफेक्टिंग, तो ये देखें, ये हमने जो एरो रखा हुआ है ये इफेक्ट कर रहा है इन डिफरेंट डिसीजंस को। डिग्री ऑफ रिस्क दैट प्लान शुड कंटेन, प्लानिंग का एक एलिमेंट है जहाँ पे कल्चर, अगर रिस्क टेकिंग का है तो हमारा प्लान अलग होगा, रिस्क अवर्टर का है तो अलग होगा। वट एवर प्लान शुड बी डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स और टीम्स, और द डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन विच मैनेजमेंट विल इंगेज। जैसे अटेंशन टू डिटेल का हमने एक करेक्टरिस्टिक देखा था, तो अगर अटेंशन टू डिटेल ज़्यादा है तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का लेवल भी निस्बतन ज़्यादा होगा और इट विल बी मोर टाइम टेकिंग। सो प्लानिंग के एलिमेंट्स पे इफेक्ट किसका आया, द कल्चर दैट इज़ हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Then organizing, how much autonomy should be designated into employees jobs, कि किस हद तक हम ये राइट देते हैं कि एम्प्लॉई अपने लिए खुद फैसला कर सकता है। What are tasks should be done by individuals or by teams, और डिग्री टू विच, जैसे इंडिविजुअलाइज अगर हमारा कल्चर है तो हम इंडिविजुअल बेस्ड वर्क पसंद करते हैं, अदरवाइज हम टीम बेस्ड काम पसंद करते हैं। और डिग्री टू विच डिपार्टमेंट मैनेजर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, दिस इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय कल्चर। इसी तरह से अगर हम लीडिंग को लेकर चलते हैं तो डिग्री टू विच मैनेजर्स आर कंसर्न्ड with increasing employee job satisfaction, what leadership styles are appropriate, whether all disagreements, even constructive ones, should be eliminated or not। तो ये लीडिंग के डिसीजन हैं वो कल्चर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। एंड देन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कंट्रोलिंग, सो वेदर टू इम्पोज एक्सटर्नल कंट्रोल्स और टू अलाउ एम्प्लॉयज़ टू कंट्रोल देयर ओन एक्शंस, कि हम उसको खुद कितना राइट दे रहे हैं। और व्हाट क्राइटेरिया शुड बी एम्फसाइज्ड इन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एवेलुएशंस, और व्हाट रिपरकशंस विल अकर फ्रॉम एक्सीडिंग वंस बजट। सो ये वो कुछ चीज़ें हमें नज़र आई कि जो कि एवरीडे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं, एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। सो कल्चर का एक बुनियादी आपको इसमें रोल नज़र आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में किन चीज़ों को देखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो
continuation of the culture है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं. And we have seen the importance of stories, rituals, then material artifacts and symbols, एंड देन लैंग्वेज. और हाउ कल्चर अफेक्ट्स मैनेजर, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश की है एग्जिबिट 3.9 से, जहाँ पे डिफरेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर अफेक्टेड बाय सर्टन कल्चरल elements. So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you for watching this lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.